हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड जीएस जीके में आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्लास नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग यूपी पीसीएस के जो एसडीआई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारे इसी चैनल पर आपको जूलॉजी और बॉटनी के भी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एलटी ग्रेड के लिए, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। ऑप्शन दिया है अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने के हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है वो दांडी मार्च स्टार्ट किया था। दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और गांधी जी ने इसको अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक जो है यात्रा करके कंप्लीट किया था। स्टार्ट हुआ 12 मार्च को, कंप्लीट कब हुआ? 6 अप्रैल को। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, कितने यात्री थे, कितने किलोमीटर था, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने लोग शामिल थे? 78 लोग शामिल थे। स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, चला 6 अप्रैल 1930 तक। चला कितने किलोमीटर था? 240 किलोमीटर चला था साबरमती से दांडी तक, और ये नमक कानून के विरोध में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर लीजिए और वहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? तो इसका जवाब तो आई होप सबको पता होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा कहा गया। ये क्वेश्चन बिहार टीआरई एग्जाम में भी आ चुका है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की गई। राष्ट्रवादी कवि इकबाल की प्रमुख रचनाओं में बंगे दर्रा और नया सिवाला भी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध एक राजा परिवार में जन्मे थे और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में यानी 29 ईयर्स में अपने घर को छोड़ दिया था। 29 वर्ष में जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा, उसके बाद 6 वर्षों तक लगातार तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोध गया के नाम से जाना गया, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सबसे पहले उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। इनके उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया और सबसे पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है? तो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें कुमार संभव, कुमार अभिज्ञान शकुंतलम, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय का जो जन्म है उसके बारे में कुमार संभव में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस के सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। दूसरा, ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर जो है वो बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधानसभा में 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जो है वो जीती थी। यह कथन असत्य है क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त किया था। ठीक है, बाकी दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही किसमें दिया है? ऑप्शन डी में आपको दिया है कि ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? कहाँ पे घरों में कुएं मिले हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे जो है घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए, जबकि चौदड़ों में मात्र 2 कुएं ही मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के घरों में कुओं के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। लोथल को बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि 3 यहाँ पे गलत है, एक जो है वो बिल्कुल सही है। पहला,
पालीताना गुजरात, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सुमेलित है कि पालीताना जो गुजरात में है यहाँ पे प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है कोणार्क, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ पे सूर्य मंदिर है, गोपेतेश्वर की मूर्ति नहीं है। ठीक है, पहला ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इसी घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। इसी समय एटली ने डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह शब्द जो है वो कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। यह एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों को भरपूर मदद की थी। मैडम भीखाजी कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का भी प्रकाशन किया। यही वो महिला है जिन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 1940 का रामगढ़ कांग्रेस जो हुआ था ये बिहार के रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम जब 1940 में अध्यक्षता किए, इसके बाद ये लगातार 1946 तक आईएनसी के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसने अध्यक्षता की है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही किया गया। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है अल हिलाल और इसके साथ साथ इनकी रचना इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? किसने कांग्रेस को अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल ये जो थे ये लोग गर्मवादी दल से संबंधित थे और ये जो है कांग्रेस मतलब जो अंग्रेजों से कांग्रेस जो है विनय की नीति अपनाती थी उसको ना करने मतलब इसे एक भिक्षावृत्ति मानते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष के अंतर्गत राजस्व की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? कि यानी 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में यह घोषणा हुई कि 1 वर्ष में स्वराज की घोषणा होगी। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। अगर पूछा जाए गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था तो यही असहयोग आंदोलन था। वहीं अगर पूछा जाए गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन कौन था तो पहला आंदोलन जो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन वो था। ठीक है, लेकिन पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ये कब स्टार्ट हुआ? 5 नवंबर 1920 को। इसमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह बात कि हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा यह शब्द कहा गया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? वंदे मातरम कब सबसे ज़्यादा प्रभावी था? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो 1907-1905 के दौरान हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसी के दौरान वंदे मातरम जो है ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे। इस समय यह वंदे मातरम जो है बहुत ज़्यादा विवादों में है, आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर पुकारा और इसी पर कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि उनसे अपनी बराबरी आप कैसे कर सकते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? खादी को स्वतंत्रता की वर्दी महात्मा गांधी ने कहा। खादी पर ये बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? होम रूल, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो। तो असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो तीनों ही गांधी जी से संबंधित है, जबकि होम रूल आंदोलन जो है इससे गांधी जी संबंधित नहीं है। इससे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? यहाँ से दो क्वेश्चन। पहला, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात किसने कहा? तो यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लखनऊ का 1916 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी। कांग्रेस, नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे वो समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ। 1916 के ही अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता भी दिया और इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। सबसे पहले बंग भंग का निर्माण बंग भंग का निर्माण कब हुआ था? तो बंग भंग का निर्माण जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। फिर उसके बाद 1905, ठीक 1905। फिर दूसरे नंबर पे स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना। तो स्वराज जो है कांग्रेस का उद्देश्य कब स्वीकार की थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा। एक मिनट, स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना, स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य कब घोषित किया गया था? ये शायद 1906 में हुआ था, 1906 में। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? एक मिनट रुक जाइए। बंग भंग हुआ था 19 जुलाई 1905 को। ठीक, उसके बाद 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा कोलकाता के टाउन हॉल से किया गया। 1906 में स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया और 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। अब इसको क्रम से लगाइए। सूरत फूट को ही विभाजन के नाम से जाना जाता है, जो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 1906 में हुआ था। बंग भंग का निर्माण 1905 में हुआ था। और स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार कब किया गया था? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बंग भंग का निर्माण हुआ 1905 में। फिर स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई को हुई थी। ठीक है, हाँ, औपचारिक घोषणा जो है वो 20 जुलाई को हुई थी। विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार हुआ 1906 में और फिर सूरत फूट हुआ 1907 में। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में समाचार पत्र है, दूसरे में संपादक है। पहला समाचार दर्पण किसकी है? तो समाचार दर्पण किसकी रचना है? तो समाचार दर्पण जो है वो मार्समैन की रचना है, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। दूसरा है मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से और यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहले का 4। ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है? ए का 4 केवल ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समाचार दर्पण मार्समैन, मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन रॉय, केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मौलिक अधिकार और उसमें उसके आर्टिकल दिए हैं। पहले दिया समता का अधिकार। समता का अधिकार किससे संबंधित है? तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 अनुच्छेद भाग 3 मतलब भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार दिया है, पहले का सही है। दूसरा वाक स्वतंत्रता अधिकार। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, ठीक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। इसी को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार रिट जारी करके किया जाता है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जो हैं वो जारी किए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है। ये भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर पूछा जाए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए कहाँ से गए, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। पंचायती राज की अनुशंसा कब की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की रिपोर्ट पे पंचायती राज की अनुशंसा की गई। पंचायती राज से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला जिला या पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जो नागौर जिला है, यहाँ पे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज जो है वो लागू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन और कारक है। कथन है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें किसमें उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की जो व्याख्या है वो आर्टिकल 214 में किया गया है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करता है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करने का अधिकार रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज एक दर्शन और विचारधारा है। पंचायती राज शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का एक साधन है, अर्थात सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज बना। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज जो है वो लागू हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनता को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है? तो है, परंतु वो वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है इसके पास संसद के दोनों सदनों में शामिल होने का अधिकार है, ये लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी की बात आर्टिकल 76 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2004 से भारतीय रिजर्व बैंकों में नगद कोष अनुपात को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5.0%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। भारत में मुद्रास्फीति की जो माप है वो थोक कीमतों के सूचकांक द्वारा होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? लखनऊ योजना का संबंध सड़क के विकास से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सड़क विकास यानी परिवहन से संबंधित है। राजधानी की सड़कों को चौड़ा करना तथा इसको मरम्मत करने हेतु इस योजना को लागू किया गया। यह योजना भारतीय कांग्रेस द्वारा 1881 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक समृद्धि की लक्ष्य दर क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी 9%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अलग अलग लक्ष्य हैं। कृषि में 4%, उद्योग में 8.90%, सेवा में 9.40% और औसत वार्षिक दर 7.9% रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार ने 2004-05 में बजट के अनुसार वर्ष 2003-04 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मतों का सहायिका की राशि निम्नलिखित में से किस सीमा में रखी थी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000 से 30,000 करोड़। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। ये 4 साल तक ही चली और इसी में गरीबी हटाओ जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इस योजना के विकास का लक्ष्य 4.4% वार्षिक दर रखा गया और ये जो है विकास करी थी 4.8% से, यानी कि ये सफल हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना। सॉरी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह इकोटोन यानी संक्रमण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों की उपस्थिति के कारण यहाँ 10 प्रजातियों में विशाल विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे दलदली भूमि, मैंग्रोव वन, घास के मैदान, ये सब। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? सही जवाब ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है? यानी कि सबसे ज़्यादा घना राज्य भारत का कौन सा है 2001 की जनगणना के अनुसार? 2001 की जनगणना के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ लिया जाए तो भारत का जो बिहार राज्य है ये सर्वाधिक घना राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है वर्षा के स्वरूप में, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। ये तीनों के रूप में जो है वो तबाही मचा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हैम्सबर्ग एल्प्स नदी, बेलग्रेड सीन नदी, क्यू डॉन नदी, लाहौर सतलुज नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैम्सबर्ग जो है ये जर्मनी का एक शहर है जो एल्प्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि बात करें बेलग्रेड की तो यह सर्बिया की राजधानी है और यह सर्बिया का सबसे बड़ा शहर भी है। यह सावा और डेन्यूब नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला दिया है बेंत सयोधर। बेंत सयोधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में है। ऑप्शन सी से। पीरम खंभात की खाड़ी से संबंधित है। द्वारका कहाँ पर है? तो द्वारका अरब सागर तट पर स्थित है और दीव जो है ये काठीवाड़ा तट पर स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे बेंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंभात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट और दीव काठीवाड़ा तट पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि 3 गलत है, 1 सही है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। भारत के ऋतुओं की तरह इटली में भी आर्द्र शीत ऋतु व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में कृषि की उपज अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है?
सही जवाब ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये जन स्वास्थ्य पर सबसे कम जो है वो खर्च करता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है तथा 2 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत दिया हुआ है। पहला रामा गुंडम ये बिल्कुल सही है, उर्वरक है। चितरंजन लोकोमोटिव सही है। कोरवा एल्युमिनियम और पिपरी जो है ये कीटनाशक नहीं है, जबकि पिपरी में जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी औषधि निर्माण होता है। ठीक है, यही आपका डी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड यानी कि औषधि निर्माण से ये संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला गंगा गंगा की सहायक इसमें से कौन सी है, तो गंगा की सहायक सोन नदी है। गोदावरी की सहायक कौन सी है, तो मंजरा नदी जो है गोदावरी की सहायक है। कृष्णा की सहायक भीमा है और यमुना की सहायक केन नदी है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा की सहायक सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब ये क्वेश्चन आया था तब उस समय इसका जवाब कुछ और था और वर्तमान में इसका जवाब कुछ और है। हम आपके सभी राज्यों को राजमार्ग की लंबाई बता देते हैं, बाकी व्यवस्थित आप कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश 2537 किलोमीटर, नागालैंड 1548, मिजोरम 1423 और सिक्किम 463। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है कहाँ पर, तो चेन्नई के समीप। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के निकट एन्नोर भारत का 12वां बंदरगाह जो है वो विकसित हो रहा है, ये कोयले से संचालित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मरजार रौदन यानी क्रेट क्राई सम्मिष्ट उत्पन्न होती है विटामिन डी की कमी से, 5वें गुणसूत्र में विस्थापन से, एक्स किरण के प्रभाव से। ये जो कैट क्राई बीमारी है ये किससे जो है उत्पन्न होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वें गुणसूत्र के विस्थापन से। यानी 5वें गुणसूत्र में जब कमी आती है तो कैट क्राई जो है बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रांस के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लेजेन है, जोरोम लेजेन। इनकी टीम ने 1963 में 1963 में कैट क्राई बीमारी की खोज की थी। इसमें जो रोगी होता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह रोता है, इसीलिए इसका नाम कैट क्राई रखा है। इस रोग के कारण व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता और देरी से विकास, सिर छोटे आकार का, कम जन्म का वजन और कमजोर मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 75 क्वेश्चन का ये सेट है, 45 क्वेश्चन करके हम वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो है एनाफ्लीज मच्छर। दूसरा कालाजार। कालाजार किसके कारण, तो सैंड फ्लाई होता है कालाजार। डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू जो होता है ये डेंगू टाइगर मॉस्किटो के कारण होता है। और सन इंसेफ्लाइसिस जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया, एनाफ्लीज, कालाजार, सैंड फ्लाई, डेंगू टाइगर मच्छर और सन इंसेफ्लाइसिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।